आज हम चर्चा करेंगे क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर। जो उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण है या विचारधारा है, ये विचारधारा 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के जो अर्थशास्त्री हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रोफेसर एजवर्थ, एलन, हिक्स, परेटो आदि मुख्य हैं, इनके द्वारा दी गई है। इस विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है। इनके अनुसार एक उपभोक्ता केवल उपयोगिता की तुलना करके वस्तुओं को वरीयता के क्रम में व्यवस्थित कर सकता है, लेकिन उनसे मिलने वाली उपयोगिता को माप नहीं सकता। तो गणनावाचक दृष्टिकोण की आलोचना, उसकी कमियां को उजागर करके इन अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता विश्लेषण का अपना एक सिद्धांत, अपना एक विचार प्रस्तुत किया है, जिसे हम क्रमवाचक उपयोगिता के नाम से, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के नाम से जानते हैं। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या क्रमवाचक विचारधारा की जो मुख्य मान्यता हैं, उनमें ये मान्यता कि उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशीलता का मतलब यह है कि वह अपनी आय के प्रतिबंध में रह के अपनी उपयोगिता को कुल अधिकतम करना चाहेगा। दूसरा ये कि उपयोगिता की तुलना की जा सकती है, वस्तुओं से मिलने वाली जो उपयोगिता है उसकी तुलना की जा सकती है, लेकिन उसे मापा नहीं जा सकता, उसका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है गणनावाचक संख्याओं में। तो इसलिए चूंकि उपभोक्ता वस्तुओं से या वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताओं की तुलना करके उन्हें एक क्रम प्रदान कर सकता है, एक ऑर्डर में रख सकता है, वरीयता के क्रम दे सकता है, इसीलिए इस दृष्टिकोण को, इस विचारधारा को क्रमवाचक दृष्टिकोण कहा है। तीसरी जो मान्यता इनकी है, यहाँ देखिए बदल जाता है। वहाँ गणनावाचक दृष्टिकोण में हमने पढ़ा था कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, लेकिन यहाँ बदल गया। यहाँ ह्रासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम लागू होता है, ये मान्यता लेते हैं, और जो आगे जाके इसको हम सिद्ध भी करेंगे। अन्य मान्यता है कि कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है, क्योंकि उपभोक्ता के बजट में एक से ज़्यादा वस्तुएं होती हैं, ऐसे में उनसे मिलने वाली जो उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता होगी। महत्वपूर्ण मान्यता जो इनकी है वो ये है कि उपभोक्ता का व्यवहार संगत, कंसिस्टेंट और सकारात्मक, ट्रांजिटिव होता है। ये दो बातें, उपभोक्ता का व्यवहार संगत होता है और सकारात्मक भी होता है। अब संगतता का मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि यदि उपभोक्ता दो उपलब्ध विकल्प ए और बी में से किसी एक विकल्प को वरीयता दे देता, यहाँ हमने ए को दिखा रहे हैं कि उपभोक्ता बी विकल्प की बजाय ए विकल्प को अधिक पसंद करता है, तो किसी भी स्थिति में बी विकल्प को ए विकल्प से अधिक पसंद नहीं करेगा, यानी उसको वरीयता नहीं देगा। उसके व्यवहार में संगतता है कि जब उसने ये तय कर लिया है कि उसे वस्तुओं का ए संयोग ज़्यादा उपयोगिता प्रदान करता है और बी संयोग कम उपयोगिता प्रदान करता है, और जब उसने यह एक व्यवस्थित क्रम दे दिया, तो किसी भी स्थिति में अब वो बी संयोग को ए संयोग से अधिक वरीयता नहीं देगा। और दूसरी बात है सकारात्मकता, ट्रांजिटिविटी। सकारात्मकता का मतलब यह है कि यदि कोई उपभोक्ता ए को बी से अधिक पसंद करे, ए संयोग को बी संयोग से अधिक पसंद करे और बी संयोग को सी संयोग से अधिक पसंद करे, तो फिर वो ए संयोग को सी संयोग की तुलना में अधिक पसंद करेगा, वरीयता देगा, प्रीफर करेगा। ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी है,
तो डेफिनेटली ए ग्रेटर देन सी होगा, यानी ए संयोग सी संयोग की तुलना में अधिक पसंद किया जाएगा, अधिक वरीयता उसे दी हुई होगी। ये सकारात्मकता का अभिप्राय हुआ। मोटे तौर पर एक और चीज़ है इसमें कि यदि उपभोक्ता ए और बी दो संयोगों में तटस्थ रहता है और बी और सी संयोग में भी तटस्थ रहता है, तो उस स्थिति में ए और सी संयोग में भी तटस्थ रहेगा, यानी समान वरीयता उन्हें प्रदान करेगा। तो ये 5 मान्यताएं मुख्य रूप से हम लेते हैं जब हम उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इनके आधार पर अब देखिए, वहाँ गणनावाचक दृष्टिकोण में जो चीज़ें थी, क्योंकि उन अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि उपभोक्ता सक्षम है वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताओं को गणनावाचक अंकों में व्यक्त करने में, लेकिन क्रमवाचक अर्थशास्त्री इस बात को सिरे से खारिज करते हैं और वो कहते हैं कि उपभोक्ता, चूँकि जो वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता है वो एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, तो ऐसे में उसे वास्तविक जो अंक है गणनावाचक अंकों में व्यक्त करना संभव नहीं है, और इस आधार पर ये अपना उदासीनता वक्र विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अब आता है उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस का रूप। कई लोग इसे अनअधिमान वक्र, कई लोग इसे तटस्थता वक्र के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे इंडिफरेंस का रूप, इंडिफरेंस है, तटस्थता या उदासीनता वक्र के नाम से जो है हम इसे जानते हैं। तो इंग्लिश जो शब्दावली है उसके लिए इंडिफरेंस है, हिंदी में इसे उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, अनअधिमान वक्र, समान उपयोगिता वक्र आदि बहुत सारे नामों से लोग व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं। अब उदासीनता वक्र, सबसे पहले तो देखिए उदासीनता वक्र होता क्या है। आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में निश्चित रूप से इस बारे में विस्तार से पढ़ा हुआ है कि कोई उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, ये हम उदासीनता वक्र की परिभाषा इस तरह से करते हैं। अब मैंने यहाँ ये दर्शाया हुआ है कि दो वस्तुएं हैं उपभोक्ता के बजट में, Q1 और Q2, तो x अक्ष पर Q1 और y अक्ष पर Q2 हमने ली है। अब जो इन दोनों के बीच में जो वक्र है उदासीनता वक्र, इस तरह का होगा, IC, इंडिफरेंस करो। यानी जब आगे जाके और देखेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये इस तरह का क्यों होता है। ये कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होता है, ये सीधी रेखा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। उदासीनता वक्र का समीकरण, उदासीनता वक्र का समीकरण होता है U0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2, यदि उपभोक्ता के बजट में दो वस्तुएं हैं और हम दो वस्तुओं को ही लेकर संपूर्ण जो है विश्लेषण, उपभोक्ता विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। U0 का मतलब है कांस्टेंट यूटिलिटी, स्थिर उपयोगिता। एक उदासीनता वक्र के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उदासीनता वक्र अक्षों के प्रति, दोनों ही अक्षों के प्रति अनंत स्पर्शी होता है। मतलब ये अक्षों की ओर जाता जरूर है लेकिन कभी छूता नहीं, ना तो ये x अक्ष को छुएगा ना y अक्ष को छुएगा। जैसे ही अक्षों को छूलेगा वैसे ही, जैसा हमने कहा था कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के उपभोग की बजाय केवल एकमात्र वस्तु के उपभोग से संतुष्टि पा लेगा। इस तरह के उपभोक्ता को हम एकोनवादी, मोनोमेनिया का शिकार उपभोक्ता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो कि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस तरह के उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो हम एक सामान्य उपभोक्ता की बात कर रहे हैं जो दोनों वस्तुओं को पसंद करता है, उसकी आवश्यकता है दोनों वस्तुएं।
अब उपभोक्ता उदासीनता वक्र से संबंधित कुछ और अवधारणाएं हैं जिनको मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये तो एक उदासीनता वक्र यदि है तो इस तरह से हम उसको दर्शा देते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा उदासीनता वक्र यदि हैं तो उस स्थिति में उन वक्रों के समूह से एक उदासीनता मानचित्र बनता है। तो उदासीनता मानचित्र होता क्या है कि यह उपयोगिता के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करने वाले उदासीनता वक्रों के समूह को दर्शाता है। उदासीनता मानचित्र में स्थित उदासीनता वक्र समांतर हों एक दूसरे के, ये जरूरी नहीं है। अब देखिए, ये एक से ज़्यादा उदासीनता वक्र हैं हमारे पास में। ये पहला उदासीनता वक्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हमने यहाँ लिया है कि एक दूसरे के समांतर इनको दर्शाया है। तो ये उपयोगिता का स्तर है, पहले की बजाय दूसरे पे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी क्योंकि दोनों वस्तुओं का पहले से ज़्यादा उसे उपभोक्ता को उपलब्ध हैं और तीसरे उदासीनता वक्र पर सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। तो इस तरह से उदासीनता वक्रों के समूह को हम उदासीनता मानचित्र के रूप में परिभाषित करते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उदासीनता वक्र अक्षों के प्रति अनंत स्पर्शी होता है, यानी छूता नहीं है, जाता जरूर है अक्षों की तरफ लेकिन छूता नहीं है। अब उदासीनता वक्र की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। उदासीनता वक्र की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं, जिनमें एक ये कि उदासीनता वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, दूसरा ये कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, और तीसरी ये कि 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अब यह हमने वैसे अर्थशास्त्र में पढ़ा है, लेकिन अब इसको गणितीय रूप से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहली जो विशेषता उदासीनता वक्रों की है, प्रॉपर्टी जो इनकी है कि उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढालू होते हैं, या उदासीनता वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, नेगेटिव स्लोप्ड होते हैं। इस बात को अब हम सिद्ध करते हैं कि ये होते हैं। तो उदासीनता वक्र का समीकरण क्या है? u0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ q1 एंड q2। हमने उदासीनता वक्र का एक समीकरण लिया जिसमें u0 स्थिर उपयोगिता को दर्शाता है, q1 और q2 वस्तुओं की मात्राएं। इस जो फलन है या समीकरण है, इसका कुल अवकलन कर देते हैं। जब इसका कुल अवकलन करेंगे तो ध्यान होगा आपके, मैंने आपको 3 तरह के अवकलन बताए थे, सरल अवकलन, आंशिक अवकलन और कुल अवकलन। तो du 0 हो जाएगा, है ना, इसका टोटल डिफरेंशिएशन du 0। अब यहाँ आइए आप, पहले q1 है और फिर q2 है, तो डेल्टा u बाई डेल्टा q1 या डेल u बाई डेल q1 इंटू dq1 प्लस डेल u बाई डेल q2 इंटू dq2 इक्वल टू 0। और आपके ध्यान होगा ये चीज़ कि डेल्टा u बाई डेल्टा q1 क्या है? पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। इसको हमने सीमांत उपयोगिता कहा था। पहली वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ये होगी, तो इसको F1 कहेंगे, और ये दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता होगी, इसको F2 हमने कहा था। तो ये हो जाएगा du0 इक्वल टू F1 इंटू dq1 प्लस F2 इंटू dq2। 0 क्यों रखा है? 0 ये कि क्योंकि u0 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए इसको 0 रख दिया। अब हमारे पास समीकरण क्या आया? F1 इंटू dq1 प्लस F2 इंटू dq2 इक्वल टू 0। F2 इंटू dq2 इक्वल टू, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, F1 इंटू dq1। अब dq1 का भाग दे दीजिए समीकरण में, तो dq2 बाई dq1 इक्वल टू माइनस माइनस ये साइन है F1 बाई F2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तरह से F2
dq1 का हमने भाग दिया है इसमें। तो ये क्या है, dq2 by dq1, पहली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मात्रा में होने वाला परिवर्तन। ये उदासीनता वक्र का ढाल है वास्तव में। यदि, और ये ढाल क्या है, ये सीमांत उपयोग F1 और F2 क्या है, सीमांत उपयोगिताएं हैं वस्तु की। चूंकि सीमांत उपयोगिताएं, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये हमने इसकी विशेषता में लिखा है। यही बात हमने गणितीय रूप में कही है कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। कैसे होता है, पहली दोनों ही वस्तुओं से मिलने वाली जो उपयोगिताएं, दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं धनात्मक होती हैं। F1 और F2 धनात्मक होंगी, ये तो तय है। फिर ये धनात्मक है, ये चिन्ह ऋणात्मक है, तो इसका ढाल अपने ये ऋणात्मक हो गया। तो ये हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं, दर्शा चुके हैं कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अब आपके ध्यान है जो उदासीनता वक्र का हमने जब चित्र डायग्राम बनाया था वक्र का, तो उसमें देखा था कि लेफ्ट टू राइट वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की ओर झुका हुआ है, ऋणात्मक ढाल का है। यदि किसी उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं विचरण करें, लेफ्ट टू राइट चलें, तो उसका ढाल जो स्लोप है उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन Q1 फॉर Q2 कहते हैं, और वो बराबर होती है सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के। एक तरह से उदासीनता वक्र का जो ढाल है वो प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है। ठीक है, अब बात आई कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि Q1 फॉर Q2, दूसरी वस्तु के लिए Q2 के लिए Q1 की प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, वस्तु Q2 की वह मात्रा या दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता वस्तु Q1 की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए छोड़ने को, त्यागने को तत्पर रहता है, उसे हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो निकल के ये आया कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, और चूंकि उदासीनता वक्र का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है, इसलिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर यहाँ ऋणात्मक होती है, जो कि सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर कब होगा, इसकी दो शर्तें हैं जो दोनों पूरी होनी चाहिए। इस बात को मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। एक ये डायग्राम है, जो इस पर विचार कीजिए। ये Q1 और Q2 वस्तुएं हैं जिनका उदासीनता वक्र है, ये हुआ। अब जब x की एक इकाई और y की पहली वस्तु की Q1 की एक इकाई और Q2 की 20 इकाइयों का जो संयोग है इस बिंदु पर है, और 2 और 15 इकाइयों के संयोग के साथ में ये बिंदु आता है, और Q1 की 3 और Q2 की 12 इकाइयों के साथ में ये संयोग आता है। ये 3 संयोग हैं, मान लीजिए ABC हैं, इनको नाम दे दीजिए आप। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी x का उपभोग बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे y वस्तु की या दूसरी वस्तु Q2 का उपभोग घटाना पड़ रहा है, प्रतिस्थापित कर रहे हैं Q1 को Q2 से। ठीक है, अब इस बात को मैं दूसरी विशेषता के बारे में बात कर रहा हूँ कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इस बात को मैं यहाँ से सिद्ध करूँ, इससे तो आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर और उदासीनता वक्र का ढाल बराबर होता है और ये ऋणात्मक होता है। देखिए यहाँ देखिए आप, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, इस बात को कैसे सिद्ध करें। यह हमारे पास उदासीनता वक्र है,
जिसमें 4 संयोग हमने लिए हैं, ए बी सी डी। ये संयोग हैं Q1 की 1 इकाई और Q2 की 20 इकाई का ए संयोग, और 2 और 15 इकाइयों के साथ में बी संयोग, 3 और 11 इकाइयों के साथ सी, और 4 और 8 इकाइयों के साथ डी कॉम्बिनेशन, डी संयोग हमारे पास आए। क्योंकि विभिन्न समान उपयोगिता को दर्शाने वाले विभिन्न बिंदुओं के बिंदु पथ को ही तो उदासीनता वक्र कहते हैं। इन बिंदुओं को मिलाया गया है, ठीक है। हर बिंदु पर समान उपयोगिता है। अब देखिए बिंदु ए बी सी डी। बिंदु ए पर Q1 क्या है, 1 इकाई, और Q2 कितना है, 20 इकाई, ठीक है। बी पर 2 इकाई Q1 की, 15 इकाई Q2 की, सी पर 3 इकाई Q1 की और 11 इकाई Q2 की, और डी बिंदु पर 4 इकाई Q1 की और 8 इकाई Q2 की। ये कॉम्बिनेशन निकल के आए। अब हम निकालें कि Q1 में बदलाव, पहली वस्तु की मात्रा में क्या बदलाव आ रहा है जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं। देखिए ए बिंदु पर तो 1 है ही, बी बिंदु पे आइए, 2 - 1 बराबर 1, 3 - 2 बराबर 1, 4 - 3 बराबर 1, यानी डेल्टा Q1 में जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ, इसी को तो डेल्टा Q1 कहेंगे, वो हो रहा है 1 इकाई का। इसके कारण जो Q2 में बदलाव आ रहा है उसे देखिए। अब आप Q2 कितना बदला, 15 - 20, भाई ए संयोग पे 20 इकाई था, बी संयोग पे घट गया 15 इकाई, तो घटा है तो कितना घटा है, 15 - 20 बराबर -5 के हो गया डेल्टा Q2, यानी Q2 में दूसरी वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन -5 इकाई। तीसरा जो संयोग है सी बिंदु पर 11 - 15 बराबर -4, और डी बिंदु पर 8 - 11 बराबर -3, ये हुआ। अब आप कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांतर निकालिए। चीज़ों को समझने के लिए देखिए ये है तरीके, उसकी जड़ में जाइए कि कहाँ से निकल के आया। प्रतिस्थापन की सीमांतर क्या होती है, वस्तु Q2 की वह मात्रा जिसे Q1 की एक अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता छोड़ने को तैयार है, यानी डेल्टा Q2 बाई डेल्टा Q1। इन दोनों वस्तुओं का में परिवर्तन जो होगा उसके अनुपात को ही तो प्रतिस्थापन सीमांतर कहा है। तो यहाँ देखिए -5/1, क्योंकि Q2 क्या है, डेल्टा Q2 क्या है, -5, और डेल्टा Q1 प्लस का 1, तो -5/1 बराबर -5। ये प्रतिस्थापन की सीमांतर हुई बी बिंदु पर। सी बिंदु पर -4/1 बराबर -4, डी बिंदु पर -3। ये उत्तरोत्तर घट रही है अगर चिन्ह को भूल जाएं तो, ठीक है। अब इसमें प्रतिस्थापन की सीमांत दर में भी परिवर्तन अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, -4, भाई यहाँ तो निकलेगा ही नहीं, यह निकालेंगे -4 माइनस इंटू -5, -4 में से -5 घटाना है, यही तो निकालेंगे परिवर्तन, यही तो कर रहे हैं हम। डेल्टा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन Q1 फॉर Q2 अगर हम निकालें तो ये करेंगे कि -4 में से -5 घटा देंगे, तो -4 -5, अगली में से पिछली घटा रहे हैं हर बार, ऐसा ही है। यहाँ निकालें -3 -4, ये क्या है, -4 और माइनस इंटू माइनस तो +1 +5, -4 + 5 बराबर धनात्मक हुआ 1, -3 और ये प्लस का 4 बराबर 1। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन धनात्मक है। ये तो निरपेक्ष मान है, निरपेक्ष मान तो उत्तरोत्तर घट रहा है, लेकिन सापेक्ष मान है जो जिसको हम कहेंगे ये कि परिवर्तन है प्रतिस्थापन की सीमांत दर में, वो धनात्मक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कह रहे हैं कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा यदि उस पर बाएं से दाएं विचरण करें तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू कम हो, घटे, परंतु उसकी एल्जेब्रिक वैल्यू बीजगणितीय मान बढ़ता हो। ये बात है।
अब अगर ये मैं दोनों प्रॉपर्टीज़ जो बच रही हैं इनको और डिस्कस करूँगा तो ये आपका लेक्चर, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको अगले में लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।